बच्चों, इस वीडियो में हम फटाफट रिवीजन सीरीज में आज रिवाइज करेंगे चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इससे पहले के चैप्टर्स की वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम फॉर्मूला शीट से रिवाइज करते हैं, सारे डेरिवेशंस करेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ये सब हम वन वीडियो में ही कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सारे डेरिवेशंस भी कवर करेंगे, इसलिए ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी क्योंकि इस चैप्टर में काफी सारे डेरिवेशंस हैं। तो चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में बच्चों हम एक बात बहुत अच्छे से समझ लेंगे, जिस पर बेस्ड क्वेश्चन भी काफी पूछ लिए जाते हैं, एमसीक्यूज या फिर असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन जरूर इस पर पूछ लिया जाता है। जैसे कोई चार्ज रेस्ट में है तो चार्ज एट रेस्ट, जब ये चार्ज रेस्ट में है तो सिर्फ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। लेकिन जब ये चार्ज मोशन में आ जाएगा, ये मूव करने लगेगा किसी कांस्टेंट स्पीड v से, सपोज ये मूव कर रहा है, तो जब चार्ज मोशन में है, ठीक है, क्यू चार्ज जब ये मोशन में आ गया तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ एक मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी है। चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, लेकिन चार्ज इन मोशन ये प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ। अब देखते हैं हम फर्स्ट पॉइंट, मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। बच्चों, कोई चार्ज किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, v स्पीड से वो एंटर करता है, तो अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल मूव कर रहा है कि इस डायरेक्शन में जा रहा है या इस डायरेक्शन में यूनिफॉर्म स्पीड से, तो उस पर एक फोर्स एक्ट करता है। वो फोर्स कौन सा है? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगा रही है मैग्नेटिक फोर्स है, और इस फोर्स को क्यू वी बी साइन थीटा से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि थीटा या तो 0 डिग्री है और इस केस के लिए थीटा 180 डिग्री है। यहाँ पर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल एंटर कर रहा है, v और b के बीच में 0 डिग्री का एंगल है। यहाँ एंटी पैरेलल एंटर कर रहा है तो v और b के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। दोनों ही केसेस में फोर्स 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं साइन थीटा। अब साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है और साइन 180 की भी वैल्यू 0 होती है, इसलिए दोनों ही केस में फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। तो मैग्नेटिक फोर्स किसी मूविंग चार्ज पर इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर हमने थीटा 0 और 180 के लिए देख लिया, ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है थीटा की। नेक्स्ट है सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। बच्चों, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है, मींस v और b एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, कि जैसे ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की और कोई चार्ज पार्टिकल इस तरीके से एंटर कर रहा है v स्पीड से, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो गया। थीटा की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। तो जब थीटा 90 डिग्री का होता है तो f उस पर क्यू वी बी लगता है, ठीक है। और फोर्स की डायरेक्शन इस तरह की होती है कि जो चार्ज पार्टिकल है वो ऐसे सर्कुलर मोशन में आ जाता है, और बाय F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। इससे हम देख रहे हैं कि F, V और B तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और फोर्स इस तरीके से लगती है कि जो चार्ज पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन में आ जाता है। अब कहीं पर भी सर्कुलर मोशन होने के लिए कंडीशन क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स मिलना चाहिए। यहाँ पर वो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है बच्चों, यही मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी से। तो F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, इतना सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है। और ये कहाँ से मिल रहा है? क्यू वी बी, मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड करा रहा है ये सेंट्रीपिटल फोर्स। अब नेक्स्ट देखते हैं रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो जब ये सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो इसकी कुछ रेडियस भी है। तो बच्चों, रेडियस, वेलोसिटी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी सब हम कैलकुलेट कर लेते हैं सर्कुलर मोशन के लिए। तो इसको देख लेते हैं हम। बच्चों, यहाँ नोट्स में आप देख रहे हैं ये सर्कुलर मोशन, यहाँ पे दिखाया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज वाली है, ये क्रॉस बने हुए ना, तो इनटू द पेज मैग्नेटिक फील्ड है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है कोई, वो एंटर करता है परपेंडिकुलरली, तो ऐसे सर्कुलर पाथ पर मूव करने लगता है। और आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी और फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ये F है सेंट्रीपिटल फोर्स और ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, और परपेंडिकुलर होने की वजह से यहाँ पर कोई वर्क डन भी नहीं होता। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने ये दोनों फोर्स इक्वल रख दिए, क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। इससे हमारे पास ये आर की वैल्यू आ गई। और आगे चलते हैं, इसी की हेल्प से हमने ये टाइम पीरियड निकाल लिया। टाइम पीरियड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हम यहाँ पे r की वैल्यू रखें या फिर हम यहाँ v की वैल्यू रखें, किसी भी तरीके से हम t की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, दोनों में सेम ही आएगी। तो टाइम पीरियड डिस्टेंस अपॉन स्पीड से
फॉर्मूला आ जाता है 2 पाई m अपॉन क्यूबी। यहाँ पर बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि आप देख रहे हैं कि टाइम पीरियड में ना तो रेडियस है ना ही वेलोसिटी है। मींस ऐसे कोई चार्ज पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन में होता है किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसका टाइम पीरियड ना तो रेडियस पे डिपेंड करता है ना वेलोसिटी पे। तो ये क्वेश्चन कई बार सिर्फ इसी तरीके से पूछ लिया जाता है कि शो दैट टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस एंड वेलोसिटी। अब जब हमें टाइम पीरियड मिल जाता है तो टाइम पीरियड की हेल्प से हम फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड, इसकी हेल्प से जस्ट क्यू बी अपॉन 2 पाई एम इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ जाता है। बच्चों ये यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है ना कि इट इज क्लियर दैट टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड ऑफ पार्टिकल एंड रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। इट डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड एंड नेचर ऑफ पार्टिकल Q बाय m। मीन्स पार्टिकल का चार्ज कितना है, पार्टिकल का मास कितना है, इस पर ये टाइम पीरियड डिपेंड करता है, ना कि रेडियस और वेलोसिटी पर। इसी की हेल्प से आगे बच्चों हम ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू से। और अभी हमने जस्ट ऊपर न्यू की वैल्यू देखी ही, या फिर हम 2 पाई अपॉन टी में टाइम पीरियड टी की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाती है। बच्चों अगर कभी आपसे क्वेश्चन में से गायरो फ्रीक्वेंसी की बात की जाएगी तो आप क्या यहाँ पर लिखेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन एम, इसी को ही गायरो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। When two different charge particle having same momentum enter perpendicularly into uniform magnetic field, their path are equally curved। अगर चार्ज पार्टिकल जिनके मोमेंटम सेम है, मतलब एम वी की वैल्यू सेम है, और वो मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर कर रहे हैं, तो जो वो सर्कल बनाएंगे, जो कर्व लेंगे, वो भी सेम ही होंगे। बच्चों जब चार्ज पार्टिकल थीटा एंगल पर एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये थीटा एंगल पे एंटर कर रहा है। मींस थीटा की वैल्यू ना तो 0 है ना 180 डिग्री है, उससे अलग कोई वैल्यू है, तो वो इस तरीके से हेलिकल पाथ पे जाता है, एक हेलिक्स बनाता है। और उस टाइम पर जो फॉर्मूले हैं वो बस थोड़ा सा उनमें ये चेंज आ जाता है कि जो सर्कुलर पाथ है बच्चों, वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन की वजह से बनता है ना वी और बी में, तो सिर्फ v को v साइन थीटा से रिप्लेस कर देंगे, बाकी फॉर्मूले ऐसे ही फाइंड किए जाएंगे जैसे सर्कुलर मोशन में फाइंड किए हैं। इसमें एक हम पिच और फाइंड करते हैं, तो उसको देख लेते हैं। पिच ऑफ द हेलिक्स, ये जो हेलिकल पाथ बनता है, इसकी पिच का मतलब है कि इन दोनों के बीच की ये जो डिस्टेंस है, इसको पिच बोला जाता है। मींस एक सर्कल कंप्लीट करने में चार्ज पार्टिकल ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस कवर की, ये होता है पिच ऑफ हेलिक्स, द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय चार्ज पार्टिकल इन वन रोटेशन और वन सर्कल। तो इसलिए अब जब हॉरिजॉन्टल की बात आ गई है तो v को हम यहाँ पर v cos थीटा रख देंगे। ये क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। टाइम 1 साइकिल का टाइम पीरियड, और स्पीड कितनी हो गई v cos थीटा, क्योंकि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट लेना है, तो उससे हमारे पास ये आ जाती है पिच की वैल्यू। अब देख लेते हैं हम इधर आगे। तो बच्चों हमने ये वेलोसिटी देख ली, टाइम पीरियड देख लिया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये भी फ्रीक्वेंसी सब देख लिया। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है। v की वैल्यू हमने अभी देखा ही, क्यू बी आर अपॉन एम, ये v की वैल्यू रख दी हमने यहाँ पर, तो उससे हमें ये काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है। हेलिकल के लिए भी हम सारे फॉर्मूले देख चुके हैं कि बस जहां पर सर्कुलर मोशन है तो वहां v को हमको v साइन थीटा लिखना है, और हॉरिजॉन्टल के लिए हमको v cos थीटा लिखना है, ये पिच के लिए। लॉरेंस फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। बच्चों जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सटर्नल मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर ये लगती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स QE, और ये है मैग्नेटिक फोर्स। तो ये जो कंबाइंड फोर्स है QE प्लस Q V क्रॉस B, इसको ही बोला जाता है लॉरेंस फोर्स। तो कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड लॉरेंस फोर्स। अब उसके बाद है बच्चों बाय सावर्ट्स लॉ। यहाँ इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में से डिवाइडेड मान सकते हैं कि हम एक पार्ट में फोर्सेस के बारे में पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्सेस ऑन चार्ज पार्टिकल, और एक पार्ट में हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। बच्चों बाय सावर्ट्स लॉ में हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। अभी तक हम मैग्नेटिक फोर्स पढ़ रहे थे कि चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स किस तरीके से लगती है। अब पढ़ रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे।
तो अगर किसी वायर में बच्चों, जैसे कि कोई भी एक रैंडम ऐसे वायर ले लिया गया, इस वायर में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो करंट की वजह से यहाँ पे एक ये करंट एलिमेंट ले लेते हैं डीएल लेंथ का, तो इस करंट एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी उसको हम बायो-सावर्ट्स लॉ की हेल्प से फाइंड करते हैं। सपोज ये पी पॉइंट है, डीएल को इस पी से मिला देते हैं, और ये जो डीएल है बच्चों ये वेक्टर क्वांटिटी होती है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो मींस ये डायरेक्शन हो गई डीएल की, करंट की डायरेक्शन में, और डीएल है तो बहुत छोटा एलिमेंट है ये, यहाँ पर जो ये एंगल बनेगा वो थीटा एंगल होगा। तो डीएल और आर के बीच में, आर आप देख रहे हैं उस पॉइंट तक के लिए वेक्टर लिया गया है जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, तो डीएल और आर के बीच में एंगल थीटा बनता है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ करंट पर डायरेक्टली, और ये जो डीएल है करंट एलिमेंट इस पर डिपेंड करती है, एंगल पर डिपेंड करती है, इन सब पर ये डायरेक्टली डिपेंड कर रही है, और जो डिस्टेंस है पी पॉइंट तक की करंट एलिमेंट से उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इससे ही हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है dB इज इक्वल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इसको बोलते हैं हम बायो-सावर्ट्स लॉ। यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जिसमें कि म्यू नॉट को परमिएबिलिटी बोलते हैं। म्यू नॉट क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जैसे आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ऐसे ही म्यू नॉट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। इसकी वैल्यू होती है, म्यू नॉट की वैल्यू देखेंगे सिर्फ तो म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, ठीक है। और जब हम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई यहाँ पर कांस्टेंट ले रहे हैं तो उसकी वैल्यू जस्ट 10⁻⁻7 होती है। इसकी वेक्टर फॉर्म मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो उस कंडीशन में ये डीएल जो है ये है वेक्टर क्वांटिटी, इस पे वेक्टर लगा देते हैं और हम यहाँ पर आर की मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर भी और नीचे भी, तो आर स्क्वायर तो आर क्यूब हो जाता है और ऊपर आर वेक्टर आ जाता है। तो ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सावर्ट्स लॉ, डीएल क्रॉस आर आ जाता है इसमें, क्योंकि करंट तो स्केलर क्वांटिटी है लेकिन करंट की डायरेक्शन में जो डीएल है ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसको हम बहुत ध्यान से याद रखेंगे। अब उसके बाद है बच्चों एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट्स लॉ। तो बायो-सावर्ट्स लॉ की एक एप्लीकेशन है कि किसी स्ट्रेट वायर की वजह से किसी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, तो हम जस्ट ये फॉर्मूला ही याद रखेंगे, इसका हमको डेरिवेशन नहीं करना होता है, बस ये फॉर्मूला याद रखेंगे हम। बच्चों इन्फिनिटी लेंथ का स्ट्रेट वायर है कि ये वायर जो है ऐसे ही आगे तक है इसी तरीके से, तो उस केस में क्या होता है कि ये जो लाइन है ये वाली लाइन ये भी बिल्कुल पैरेलली आ जाती है, और φ1 φ2 को हम 90 डिग्री ये लेंगे, तो φ1 इज इक्वल टू φ2 90 डिग्री आ जाएंगे जब φ1 φ2, तो फॉर्मूला B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए आ जाता है। साइन 91 1 और 1 आ गया 2, और उस 2 से ये 4 2 टाइम्स में आ गया, यहाँ 2 आ जाएगा। न्यूमेरिकल के लिए ये फॉर्मूला बहुत यूज होता है। नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एंड कॉइल। यहाँ पर ये जो हम फॉर्मूला देख रहे हैं बच्चों ये क्या है, ये स्ट्रेट वायर के लिए है। अब यहाँ पर हमें किसी सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के सेंटर पे देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। तो किसी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के सेंटर पर बच्चों मैग्नेटिक फील्ड के लिए पाई नहीं आएगा। आप ऐसे ध्यान रखेंगे कि जब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट है तो उसमें पाई नहीं आता है, और जब मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर है किसी स्ट्रेट वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सर्कुलर डायरेक्शन में होती है तो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड में पाई आता है। तो ये दोनों फॉर्मूले बहुत यूज होते हैं लेकिन इनमें कई बार कंफ्यूजन भी हो जाता है, तो इसको ऐसे ही ध्यान रखेंगे कि जब स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड होती है सर्कुलर, तो उसमें पाई भी आता है, और जब मैग्नेटिक फील्ड किसी सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के लिए लेते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन आती है, तो जस्ट 2r ही रह जाता है। यहाँ पे a डिस्टेंस है, यहाँ पर ये r भी डिस्टेंस है। अगर इस तरीके से जो करंट लूप ले रहे हैं उसमें n टर्न हो तो n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे। बच्चों नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एंड कॉइल। बच्चों सपोज ये कोई करंट कैरिंग लूप है या सर्कुलर कॉइल है जिसमें किसी एक डायरेक्शन में ये करंट फ्लो हो रहा है, तो इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अब वो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितनी होगी
ये फाइंड करना है। तो सेंटर पे पहली बात तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम देखते हैं राइट हैंड थंब रूल से, कि डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो ये अपवर्ड डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की हो जाती है, और क्लॉकवाइज के लिए ये डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाती है। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज है, तो B इज इक्वल टू, इस B का फॉर्मूला होगा बच्चों म्यू नॉट I अपॉन 2R। तो किसी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट होती है टुवर्ड सेंटर, और उसकी वैल्यू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई आर होती है। अब अगर इस कॉइल में n टर्न्स हो तो एक n से मल्टीप्लाई और कर दिया जाता है, म्यू नॉट NI अपॉन 2R। अब नेक्स्ट देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क। बच्चों यहाँ पर तो ये फॉर्मूला है पूरे सर्कल के लिए, लेकिन इस सर्कल का अगर थोड़ा ही पार्ट लिया जाए मींस आर्क ली जाए तो उसकी वजह से सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसके फॉर्मूले के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट हम यहाँ पर अल्फा अपॉन 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे इसी फॉर्मूले में। ये फॉर्मूला क्या है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2R। इसमें हम अल्फा अपॉन 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। अल्फा वो एंगल होगा जो ये आर्क सेंटर पर बनाएगी, ठीक है ना, ये एंगल अल्फा यहाँ इस फिगर में आप देख रहे हैं कि अल्फा एंगल बन रहा है, तो अल्फा अपॉन 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको ही देखिए हम इस फॉर्मूले की फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं B आर्क इज इक्वल टू B सर्कुलर। यहाँ पे ये सर्कल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें जस्ट अल्फा अपॉन 2 पाई की मल्टीप्लाई कर देनी है। नेक्स्ट है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। अभी ऊपर हमने किसी सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड की थी जिसमें I करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके सेंटर पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है। अब है कि इस लूप के एक्सेस पर ही, ये है इस लूप का एक्सेस, इस एक्सेस पर किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है इस पूरे लूप की वजह से। को इधर देख लेते हैं बच्चों, ये है सर्कुलर लूप जिसमें कि I करंट फ्लो हो रहा है, और इस करंट की वजह से कुछ इसकी मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसके सेंटर से ये जाने वाली ये जो एक्सियल लाइन है, इसके किसी P पॉइंट पर हमको फील्ड फाइंड करनी है। इसकी रेडियस है कैपिटल R, और यहाँ तक ये डिस्टेंस सेंटर O से जो डिस्टेंस है P तक की वो है x। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर मान लेते हैं ये कोई करंट एलिमेंट है dl, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है ये dl, और डायरेक्शन क्या है इसकी, वही है जो करंट की डायरेक्शन है। तो मींस टेंजेंशियल हो जाएगी सर्कुलर लूप के। अब इस dl को इधर ये P पॉइंट से मिला दिया, और ये डिस्टेंस हो गई r। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि dl के साथ ये जो r है ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री होगा। करंट एलिमेंट dl की वजह से यहाँ P पॉइंट पर मान लेते हैं कि ये है फील्ड db, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी ना, ठीक है, dl और r इनका प्लेन, इनके प्लेन के परपेंडिकुलर ये db की डायरेक्शन होगी। अब इस db के हम कंपोनेंट्स ले लेते हैं, एक इस डायरेक्शन में और एक इधर इस डायरेक्शन में कंपोनेंट। अगर ये एंगल हमने थीटा माना है तो इधर ये आ जाएगा db cos थीटा, क्योंकि ये भी थीटा ही होगा, है ना। आप देख सकते हैं कि इस लाइन के परपेंडिकुलर ये db की लाइन और इस एक्सिस के परपेंडिकुलर ये db cos थीटा वाली लाइन, तो इनके बीच में भी एंगल थीटा होगा, और थीटा की साइड हमेशा cos थीटा लिया जाता है। तो db cos थीटा, और इधर आ जाएगा db sin थीटा। अब बच्चों हमें फाइंड करनी है नेट फील्ड। नेट फील्ड B इज इक्वल टू होगी बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ db sin थीटा। बस ये एक मेन लाइन है इस डेरिवेशन की। ये कैसे आया, जैसे हमने यहाँ पर dl ये करंट एलिमेंट लिया, ऐसे ही यहाँ पर भी तो एक वर्टिकली अपोजिट करंट एलिमेंट लेंगे, क्योंकि हमको पूरे लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो हमने इस लूप को छोटे छोटे करंट एलिमेंट्स में डिवाइडेड मान लिया है। तो जब हम उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट लेंगे तो एक इस db cos थीटा के अपोजिट आ जाएगा ये, ठीक है, db cos थीटा के अपोजिट, लेकिन साइन वाला कंपोनेंट वो इधर ही जाके ऐड होगा। ऐसे इस पूरे लूप पे जितने भी करंट एलिमेंट्स लेंगे हम, तो सब में db cos थीटा वाले कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे और db sin थीटा वाले ऐड हो जाएंगे, क्योंकि वो सारे इसी डायरेक्शन में आएंगे, लेकिन cos थीटा वाले एक दूसरे के अपोजिट आएंगे। तो इसलिए जो टोटल फील्ड आएगी वो B इज इक्वल टू db sin थीटा आ जाएगी। अब यहाँ इस db की वैल्यू हम बाय सावर्ट्स लॉ से ले लेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl
साइन, और एंगल कितना है यहाँ पर डीएल और आर के बीच में 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई डीबी की। तो अब B इज इक्वल टू डीबी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 91 हो गया अपॉन आर स्क्वायर, और साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा हम देख सकते हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल में, ये है परपेंडिकुलर आर अपॉन हाइपोटेन्यूज है ये आर, ये आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर अपॉन आर क्यूब, और इधर इंटीग्रेशन डीएल का, डीएल का इंटीग्रेशन बच्चों, डीएल यहाँ पे ये करंट एलिमेंट है, इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे सर्कल की सर्कमफरेंस आ जाएगी, इस पूरे लूप की सर्कमफरेंस। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर अपॉन आर क्यूब, और यहाँ पे आ गया ये 2 पाई आर इसकी सर्कमफरेंस, डीएल इज इक्वल टू 2 पाई आर। अब यहाँ पर इस स्मॉल आर की वैल्यू रख देंगे, स्मॉल आर की वैल्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, आर और आर तो आ गया ये आर स्क्वायर, और आर क्यूब को रख दिया हमने आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 हो गई, ठीक है ना। 1/2 है ये, यहाँ ये 1/2 और उसका क्यूब 3/2 इंटू 2 पाई। तो ये फॉर्मूला आ गया है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप एट एक्सियल पॉइंट। अब बच्चों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 से इसे हम डिवाइड कर दें, पाई से पाई कैंसिल कर दें, तो ये फॉर्मूला हमारे पास इस तरह से भी आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन, यहाँ पर अब सिर्फ 2 रह गया, 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, और यहाँ ऊपर आई आर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और जब हम इसमें ऐसा लें कि x इज इक्वल टू 0, मतलब हम अगर यहाँ इसके सेंटर पर ही फील्ड फाइंड करना चाहें इस फॉर्मूले की हेल्प से, तो x की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि P पॉइंट बिल्कुल O पर आ जाएगा। तो फॉर x इज इक्वल टू 0 मीन्स एट द सेंटर, सेंटर पर x की वैल्यू 0 रख दी, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर और इसकी पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ गया ये म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। अब इससे ये इसका क्यूब कैंसिल हो गया, तो ये आ गया B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये 2 भी रह गया यहाँ पे, ये 2r, और n टर्न्स के लिए, फॉर n टर्न्स, अब ये फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, ये आ जाएगी। तो यही सारे फॉर्मूले बच्चों हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0 के लिए भी लिख लिया है। अब आगे बच्चों यहाँ पर ये सेकेंड पॉइंट में इसी पर बेस्ड एक एग्जाम्पल है कि अगर दो सर्कुलर लूप एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो और उनका सेंटर कॉमन हो, तो मैग्नेटिक फील्ड हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ये यहाँ पर B1 है, इधर ये B2, ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, इसलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। आइडेंटिकल फील्ड होगी अगर, तो जस्ट अगर B1 इज इक्वल टू B2 है तो B अंडर रूट 2 आ जाएगा इफ B1 इज इक्वल टू B2। अब ये नेक्स्ट है जो बच्चों, ये एम्पियर सर्किटल लॉ पर बेस्ड है, तो पहले हम एक बार एम्पियर सर्किटल लॉ देख लेते हैं। बच्चों एम्पियर सर्किटल लॉ को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे वहां पर हम कुलाम्स लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ड्यू टू पॉइंट चार्ज ओनली। अगर हमें किसी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, चार्ज शीट या फिर स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी होती है, तो गॉस लॉ अप्लाई करते हैं, और गॉसियन सरफेस ऐसे हम वहां पर इमेजिन कर लेते हैं, उसकी हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं। सेम यहाँ पर बच्चों बायो-सावर्ट्स लॉ एप्लीकेबल है ओनली फॉर करंट एलिमेंट। अब अगर पूरे वायर की वजह से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी होती है, तो हम यहाँ पर एम्पीरियन लूप की हेल्प लेते हैं। ये एक ऐसा इमेजिनरी क्लोज लूप है जो कि कंडक्टर के अराउंड इमेजिन किया जाता है, और फिर एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करके मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है एम्पियर सर्किटल लॉ का फॉर्मूला, B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई।
तो एम्पियर सर्किट लॉ को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, लाइन इंटीग्रल, ये है ना डीएल, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम ऑफ करंट एनक्लोज्ड। ठीक है ना, एम्पियरन लूप से जिस करंट को एनक्लोज कर दिया है उसका म्यू नॉट टाइम्स ही इंटीग्रल बी डी एल के इक्वल होता है। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड एनी क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट पासिंग थ्रू द क्लोज्ड पाथ, या कह दें टोटल करंट एनक्लोज्ड। और यहाँ पर म्यू नॉट तो हम जानते ही हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। अब इसको कैसे प्रूव करते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों कि करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है। बायो-सावर्ट्स लॉ की हेल्प से B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये फॉर्मूला हमने स्ट्रेट वायर वाला लगा दिया। यहाँ पर B और DL दोनों सेम डायरेक्शन में है, मतलब थीटा 0 है, तो BDL की वैल्यू निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ BDL। तो cos 0 आ गया, BDL का इंटीग्रेशन। अब B की वैल्यू ये वाली हमने यहाँ पर रख दी, और DL क्या है, जो लूप लिया हुआ है उसकी सर्कमफेरेंस, तो 2 पाई आर आ गया। अब 2 पाई आर से ये 2 पाई आर कैंसिल हो जाता है, तो जो लाइन इंटीग्रल है मैग्नेटिक फील्ड का वो किसके इक्वल आ गया, म्यू नॉट आई के इक्वल। तो इस तरह से एम्पियर सर्किट लॉ का जो स्टेटमेंट है वो प्रूव हो जाता है। यहाँ पर बच्चों ऐसे ही कुछ कंपैरिजन लिखा हुआ है, ये एम्पियर्स लॉ का बायो-सावर्ट्स लॉ के साथ जो रिलेशन है वही इलेक्ट्रोस्टैटिक में कुलॉम्स लॉ का गॉस लॉ के साथ है। अब इसकी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ। तो ये वाली एप्लीकेशन है बच्चों जो हमें यहाँ पर ये फॉर्मूला शीट में 15 नंबर पे यहाँ दिखाई दे रही है, तो उसको हम यहाँ पे नोट्स की हेल्प से ही समझ लेते हैं। यहाँ पर थिक वायर ऐसे इमेजिन कर लिया गया है, सिलेंड्रिकल कंडक्टर मींस एक थोड़ा मोटा वायर है। फर्स्ट केस फॉर अ पॉइंट P इनसाइड द सिलेंडर। अब सिलेंडर के अंदर है तो हमें पूरे वायर से जो करंट फ्लो हो रहा है वो नहीं लेना, सिर्फ उतना ही पोर्शन लेना है जितने में ये पॉइंट इंक्लूड होगा। मतलब जैसे ये है कि टोटल करंट इससे I फ्लो हो रहा है, लेकिन हमको P पॉइंट इसके अंदर कहीं दिया हुआ है, बस इतना, तो हमें सिर्फ इतने में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो देखना है। ये पूरी रेडियस सेंटर से ये वाली इसकी है कैपिटल आर, लेकिन इस छोटे पोर्शन की रेडियस स्मॉल आर है, ये जो यहाँ हमें ये स्मॉल आर दिया हुआ है। तो इसलिए हम ये देख लेंगे कि ये जो I करंट है ये तो पाई आर स्क्वायर से फ्लो हो रहा है। तो अब पाई आर स्क्वायर से कितना करंट फ्लो होगा ये हम बस यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। तो करंट पाई आर स्क्वायर से I फ्लो हो रहा है, तो पाई आर स्क्वायर से कितना होगा, ये हमने फ्रैक्शन ले लिया। ठीक है, I अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, तो करंट एनक्लोज्ड इतना ही बचा। तो ये करंट एनक्लोज की वैल्यू आती है। ये एम्पियर सर्किट लॉ में हम इसकी करंट एनक्लोज की वैल्यू रख देंगे, B इंटू 2 पाई आर म्यू नॉट आई एनक्लोज। तो ये हो गई आई एनक्लोज की वैल्यू, उससे हमारे पास B की ये वैल्यू आ जाती है। तो हम देख सकते हैं कि B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। इस रिजल्ट पर ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इफ R इज लेस देन R, तो उस केस में B R पर कैसे डिपेंड करता है। नेक्स्ट केस में सरफेस पर, तो सरफेस पर जो ये फॉर्मूला है एम्पियर सर्किट लॉ का, सीधे यही आ जाएगा, बस स्मॉल r रिप्लेस हो जाएगा रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल वायर। तो B इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू आई, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, सेम फॉर्मूला आ जाएगा। ऐसे ही ये भी आपने नेक्स्ट भी पढ़ा हुआ है, फॉर अ पॉइंट आउटसाइड द सिलेंडर मींस सिलेंड्रिकल वायर के बाहर कोई पॉइंट P लिया गया है, तो उस केस में ये सिर्फ ऐसे ही बिहेव करेगा जैसे कि हमने एक स्ट्रेट वायर में करंट I के अराउंड ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ली है। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड जैसे हमने पहले भी देखा सेम फॉर्मूला आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है बच्चों, तो ये एम्पियर सर्किट लॉ की एप्लीकेशन हो गई कि कैसे किसी थिक वायर के लिए हम एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई करते हैं। यहाँ पर बच्चों ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है कि किसी सिलेंड्रिकल वायर के लिए नेचर देखे तो सेंटर में, ये जैसे ये वायर का क्रॉस सेक्शन है, तो सेंटर में क्या है, करंट भी 0 और मैग्नेटिक फील्ड भी 0। तो R की वैल्यू यहाँ स्मॉल r 0 हो गया ना सेंटर पे, तो ये 0 0 आ गया। उसके बाद जैसे जैसे वायर के अंदर ही बढ़ते हैं वैसे वैसे हमने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है R के, तो यहाँ ये डायरेक्टली रिलेशन आ गया। लेकिन जैसे ही इसकी सरफेस से बाहर आने लगते हैं, तो बाहर आने पर क्या होता है कि जितना सरफेस से दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही डिक्रीज होती चली जाएगी, तब ये 1 अपॉन आर हो जाएगी। तो ये 1 अपॉन आर का पोर्शन शो कर रहा है, तो इसलिए जो ग्राफ आया है
उसको आप ध्यान रखेंगे कि इस तरह का ग्राफ आ रहा है, तो ऐसा ग्राफ क्यों आता है। अब नेक्स्ट है सोलेनॉइड। बच्चों सोलेनॉइड एक इस तरह की ये कॉइल होती है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनती है जब करंट फ्लो होता है। जैसे यहाँ से ये आई करंट गया, तो जब इसके अंदर करंट फ्लो होता है तो ऐसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो सोलेनॉइड क्या है कि इस तरह की कॉइल है जिसकी कुछ लेंथ होती है और इसको मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। और इसकी मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। यहाँ पर ये n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। जैसे हम यहाँ पे ये टर्न देख रहे हैं तो यूनिट लेंथ में स्मॉल n टर्न है, और टोटल टर्न अगर हम n मान रहे हैं तो n इज इक्वल टू एन एल। अगर l लेंथ है सोलेनॉइड की तो यूनिट लेंथ में स्मॉल n, तो l लेंथ में कितने एन एल। ये आ गए टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। नेक्स्ट है टोरॉइड। टोरॉइड बच्चों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सोलेनॉइड को ही अगर, जैसे सोलेनॉइड इस तरीके की है, उसको ही अगर ऐसे एक सर्कल की फॉर्म में ऐसे बैंड कर दिया जाए तो ये बन जाता है टोरॉइड। अब टोरॉइड के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला है। टोरॉइड ये पूरा क्लोज है, इसके अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड कन्फाइंड होती है। सोलेनॉइड में हमने लिखा था एन एल इज इक्वल टू एन। यहाँ पर बच्चों ये एन होता है टोटल नंबर अपॉन 2 पाई आर, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये सर्कुलर फॉर्म में है कॉइल। एम्प्टी स्पेस में यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती और बाहर भी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, बस इस पोर्शन में ही मैग्नेटिक फील्ड होती है कॉइल के अंदर अंदर। सोलेनॉइड में भी ऐसा ही होता है ना, यहाँ सोलेनॉइड में भी आपने देखा कि बस मैग्नेटिक फील्ड यही होती है, आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड नहीं कंसीडर की जाती है। तो बच्चों ये तो सब हमने देख लिया सोलेनॉइड, टोरॉइड। अब उसके बाद है करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों यहाँ पर आपको ये डायग्राम दिख रहा है कि नॉर्थ साउथ ये हमने ये मैग्नेट के पोल्स लिए हुए हैं और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ। अब इसके अंदर कोई अगर वायर रखा जाए और जैसे ही वायर में करंट फ्लो होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड उस पर एक फोर्स लगाती है। उस फोर्स को हम F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा से फाइंड करते हैं। तो F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा फॉर्मूला कब लगाया जाता है, जब कोई कंडक्टिंग वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में हो थीटा एंगल पर, तो उस पर आई एल बी साइन थीटा फोर्स लगता है। वेक्टर फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। और अगर वायर की डीएल लेंथ ली जाए, बहुत शॉर्ट लेंथ लें, तो हम यहाँ पर एल को डीएल लिख लेते हैं। तो इस फॉर्म में लिख लेते हैं। मैक्सिमम फोर्स कब होगी, जब थीटा 90 डिग्री पर होगा, मतलब जब वायर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, तो वायर पर जैसे ही उसमें करंट फ्लो होता है तो लगने वाला फोर्स मैक्सिमम होता है। इसी पर ही बेस्ड है बच्चों अब ये आगे मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये यहाँ पर इसका पूरा डेरिवेशन दिख रहा होगा, पर हम अभी ये इसको समझ लेते हैं साथ साथ। बच्चों जब दो वायर जिनमें करंट फ्लो हो रहा हो एक दूसरे के पैरेलल हो, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा हो, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जब करंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। बाकी ये दोनों अपने अपने फील्ड की वजह से एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। अट्रैक्शन और रिपल्शन होता क्यों है, जैसे ये है I1 करंट फ्लो हो रहा है एक वायर में, तो इसके अराउंड एक ये मैग्नेटिक फील्ड बन गई। सपोज ये B1 मैग्नेटिक फील्ड है वायर 1 की वजह से, ऐसे ही दूसरा वायर भी इसके पास ही रखा गया है, तो इसकी वजह से भी ये एक और मैग्नेटिक फील्ड बन गई, ये दूसरे वायर की वजह से ये B2 है। तो दोनों वायर एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड में आ जाते हैं, करंट फ्लो हो रहा है तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। जब दोनों वायर की फोर्स ऐसे एक दूसरे की तरफ होती है तो अट्रैक्ट हो जाते हैं, और एक दूसरे से अपोजिट होती है तो ये रिपेल हो जाते हैं। फोर्स की डायरेक्शन हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से ही देखते हैं। तो अब इसको कैसे हम फॉर्मूले को डिराइव करते हैं बच्चों, जो वायर 1 है जिसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है वो कौन से वायर की फील्ड में आ रहा है, ये दूसरे वायर की फील्ड में B2 में। तो मींस ये वायर 1 पर जो फोर्स लग रहा है 2 की वजह से, तो 1 में करंट कितना है I1, इनकी लेंथ हमने मान ली सपोज L लेंथ है, तो ILB फील्ड किसकी है, ये किसकी फील्ड में आ रहा है ये वायर 1, ये B2 फील्ड में आ रहा है दूसरे वायर की फील्ड में। तो F12 इज इक्वल टू ILB2, यहाँ पर हम B2 की वैल्यू लिख लेते हैं म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई D। ठीक है, B2 की वैल्यू म्यू नॉट I2। I2 क्यों आया, क्योंकि B2 फील्ड किसकी है, सेकेंड वायर की, जिसमें I2 करंट है, इसलिए D इन दोनों वायर के बीच की डिस्टेंस है। तो 2 पाई R जो फॉर्मूला होता है इसमें R की जगह हम D लिख देंगे। तो ये वैल्यू आ गई F12 की। सेम ऐसे ही बच्चों हम F
2 1 की वैल्यू लिख लेते हैं तो दोनों फॉर्मूले सेम आ जाते हैं। जब हम 2 1 लिखेंगे तो हम यहाँ पे लिख देंगे I2 L B1, तो भी यही वैल्यू आती है बच्चों, सेम। I2 यहाँ आ गया, L और B1 की वैल्यू म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई D। तो आपने देख लिया ना कि ये भी और ये दोनों सेम ही हैं बिल्कुल। म्यू नॉट इस तरह से लिख दिया इनको, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई D इंटू L। और फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालने के लिए ये जैसे F12 की वैल्यू आई, यही F21 की वैल्यू आई, पर जब हम वेक्टर फॉर्म में देखते हैं तो F12 और F21 एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अट्रैक्शन होगा तो भी एक दूसरे के अपोजिट, ये आप देख रहे हैं फोर्स की डायरेक्शन। रिपल्शन होगा तो भी एक दूसरे के अपोजिट होगी ये डायरेक्शन। तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉलो करते हैं। ये किसकी वैल्यू है? मैग्नीट्यूड में दोनों फोर्स सेम है तो जस्ट हमने F लिख लिया। अब L को हम यहाँ अपॉन में ले जा सकते हैं, तो F अपॉन L इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई D। इससे हम फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल लेते हैं और यहीं से 1 एम्पियर को भी डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ ये 1 एम्पियर की डेफिनेशन बच्चों आप और लर्न कर लेंगे। तो जो हमने अभी ये फॉर्मूला यहाँ पर निकाला है, जस्ट इसी से ही हम 1 एम्पियर को डिफाइन कर लेते हैं। बच्चों अब है टॉर्क ऑन करंट लूप। मैग्नेटिक डायपोल यहाँ से हम डिफाइन करेंगे। तो करंट लूप क्या है बच्चों? जैसे अभी हमने देखा कि किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाती है, और जब ये वायर पैरेलल हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और एंटी पैरेलल हैं तो रिपेल करते हैं। तो इसी को यूज करके बच्चों यहाँ पर एक करंट लूप बना लिया है। ये आप देख रहे हैं ABCD, ये करंट लूप है। अब इस करंट लूप को रख दिया गया है एक मैग्नेटिक फील्ड में। यहाँ नॉर्थ और साउथ दिख रहे हैं ना आपको, तो ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। तो अब ये लूप एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं ये है करंट की डायरेक्शन, इस साइड इसके ये है करंट की डायरेक्शन। ये जो दोनों साइड हैं इस लूप की, इन पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या है? ILB साइन थीटा। ये है फोर्स का फॉर्मूला ना किसी कंडक्टिंग वायर के लिए। तो जिस टाइम पर ये थीटा 0 होगा तो ये फोर्स भी 0 हो जाएगा। तो इन दोनों के लिए थीटा 0 है ना, कि वही करंट की डायरेक्शन है, यही मैग्नेटिक फील्ड की, मींस L और B एक ही डायरेक्शन में आ गए। तो इन दोनों के लिए तो फोर्स आ जाता है 0। अब इन दोनों पर AB और CD इन पर फोर्स लगता है, लेकिन इनमें भी क्या है, करंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए फोर्स भी अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ऐसे देख लेते हैं हम कि इस वाले AB पर फोर्स अगर इधर ये ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है FAB, तो इधर CD पे ये ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा FCD। ठीक है, तो ये दोनों फोर्स क्या करेंगे, इस कॉइल को रोटेट करा देंगे। तो यहां हमें वो टॉर्क ही फाइंड करना है जो इस कॉइल को रोटेट कराएगा। ये टोटल डिस्टेंस है A, तो यहाँ O से ये डिस्टेंस कितनी हो गई, A/2। ये है सपोज F1 और ये है F2। तो F1 के साथ डिस्टेंस कितनी है, A/2। F2 के साथ डिस्टेंस कितनी है, A/2। तो अब देख लेते हैं हम आगे कि ये हमने टॉर्क का फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ पे टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, F1 इंटू A/2, F2 इंटू A/2। अब यहाँ पे ये रख दी वैल्यू हमने F1 की, और इधर ये वैल्यू रख दी F2 की। A/2 और A/2 प्लस होके A आ जाता है, और ये B, A और B ये बन गया एरिया। एक साइड ये है A और ये साइड है इसकी B, तो A इंटू B इस लूप का, इस कॉइल का एरिया बन जाता है। तो इससे टॉर्क इज इक्वल टू IAB आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये बन गया एरिया लूप का। ये थीटा एंगल के लिए ले लिया है बच्चों, जो अभी हमने ऊपर थीटा 90 के लिए लिया था। तो अगर ये कॉइल रोटेट कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पर है, तो यहाँ पे हम साइन थीटा ले लेंगे। बस इतना डिफरेंस है कि यहाँ साइन थीटा ले लेंगे अगर कॉइल रोटेट करके मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रही है तो। और n टर्न है तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ आप देख रहे हैं बच्चों टॉर्क में IA टर्म आ रही है। ये IA टर्म को ही मैग्नेटिक मोमेंट बोला जाता है, M। यही है मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, I इंटू A। अगर इस तरह से कोई कॉइल ली गई है तो उसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। I करंट इसमें फ्लो हो रहा है और ये हो गया इसका एरिया। डायरेक्शन क्या होगी इसकी, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ लूप, तो ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी। मतलब इस तरीके से अगर हमने कोई ये लूप लिया हुआ है जिसमें ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, तो ये डायरेक्शन एरिया वेक्टर की हो जाएगी, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ लूप। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। तो बच्चों ये मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर।
अब ये टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? जब ये थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, क्योंकि साइन 90 मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। ये एन टर्न के लिए एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं और आई ए को एम रख देते हैं, तो हमें ये फॉर्मूला मिल जाता है, टॉ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, एम क्रॉस बी वेक्टर प्रोडक्ट हो गया। टॉर्क की डायरेक्शन हम एम और बी के क्रॉस प्रोडक्ट से फाइंड कर सकते हैं। बच्चों अब लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और कितने भी मार्क्स में आ सकता है, 1, 2 और 3। बड़ा टॉपिक है, तो इसके कुछ पार्ट्स जैसे छोटे क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकते हैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट स्मॉल करंट इन बोथ डायरेक्शन। मतलब अगर करंट की डायरेक्शन चेंज होगी तो इसके डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन के करंट को भी डिटेक्ट कर लेता है। तो कन्वर्ट कर सकते हैं वोल्ट मीटर में और अमीटर में, जितनी रेंज का वोल्ट मीटर या अमीटर चाहिए उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ आप इसका प्रिंसिपल देख लीजिए। इसका प्रिंसिपल है कि करंट कैरिंग कॉइल को जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करने लगता है। कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर ये वॉटसन गैल्वेनोमीटर का डायग्राम आपको दिख रहा है। रेक्टेंगुलर कॉइल होती है, उसको किसी नॉन मैग्नेटिक फ्रेम पर रैप कर दिया जाता है। यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे ना कि ये जो आप देख रहे हैं ये कॉइल है, इसको नॉन मैग्नेटिक फ्रेम पर ऐसे रैप कर दिया गया है। अब जब इस कॉइल में करंट फ्लो होता है बच्चों, तो ये रोटेट करती है, इसके साथ यहाँ ये स्प्रिंग अटैच है और फिर ये पॉइंटर अटैच है। तो यहाँ इस कॉइल में बच्चों जब करंट फ्लो होता है तो ये टॉर्क एक्सपीरियंस करती है, और टॉर्क एक्सपीरियंस करती है मतलब ये रोटेट होने लगती है। यहाँ आप देख रहे हैं कि इससे पॉइंटर कनेक्ट है, जब ये रोटेट करती है तो ये पॉइंटर भी स्केल पर ऐसे डिफ्लेक्शन शो करता है। तो जितना ज्यादा करंट होता है टॉर्क उतना ही ज्यादा होता है। ये ऊपर हमने भी फॉर्मूले की हेल्प से देख भी लिया, NIAB साइन थीटा। तो मीन्स करंट ज्यादा होगा तो टॉर्क ज्यादा होगा, नंबर ऑफ टर्न्स भी बढ़ा देंगे तो भी टॉर्क बढ़ जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने से भी बढ़ जाएगा। तो जितना ज्यादा करंट फ्लो होता जाता है पॉइंटर उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करता जाता है इस स्केल पर, और इस तरह से करंट को मेजर कर लिया जाता है। बाकी यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हैं कि और ये डिटेल लिखी हुई है, इसको पढ़ लेंगे कि क्या क्या इसके कंस्ट्रक्शन में होता है, काम कैसे करता है हम ये देख लेते हैं वर्किंग इसकी। जब करंट फ्लो होता है कॉइल में तो यहाँ एक टॉर्क सेटअप हो जाता है और नीडल डिफ्लेक्शन शो करके एक पॉइंट पे जाके रुक जाती है, जहां से हम रीडिंग पढ़ते हैं कि इतनी रीडिंग आ गई, तो वहां पे रुकने का मतलब है कि इक्विलिब्रियम आ गया है। और इक्विलिब्रियम कौन से टॉर्क के बीच में? एक जो नीडल डिफ्लेक्शन शो कर रही है और दूसरा रिस्टोरिंग टॉर्क जो स्प्रिंग का है, जो इसमें स्प्रिंग लगी हुई है कि जैसे ही करंट का फ्लो बंद होगा, करंट जीरो होगा, तो वो वापस रिस्टोरिंग टॉर्क उसको जीरो रीडिंग पे ले आएगा। तो इक्विलिब्रियम में ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। अब ये तो रहा यहाँ पर ये मैग्नेटिक टॉर्क NIAB साइन थीटा। रिस्टोरिंग टॉर्क का फॉर्मूला बच्चों K फाई है, ये फाई यहाँ पर डिफ्लेक्शन जो आपने 11th में पढ़ा था, टॉर्सनल कांस्टेंट है ये K। तो बस अब इस रिलेशन से ही हम यहाँ पर ये फाइंड कर लेते हैं कि जो डिफ्लेक्शन है वो करंट पर डिपेंड करता है। देखिए आप यहाँ पर NIAB इज इक्वल टू K फाई, तो फिर फाई क्या हो गया, और NAB ये कांस्टेंट बन गया। ठीक है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि आप यहाँ पे देख लीजिए नंबर ऑफ टर्न कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई की है वो भी कांस्टेंट, K तो है ही टॉर्सनल कांस्टेंट। तो जैसे जैसे करंट की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे डिफ्लेक्शन भी चेंज होगा, और दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। करंट बढ़ेगा तो डिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा। अब इसी रिलेशन को बच्चों हमने इस तरह से लिख लिया आई के टर्म में, कि आई को हम लेफ्ट साइड में ले आए, तो ये K अपॉन NAB बन गया। इस K अपॉन NAB को ही हम G लिखते हैं और इसको फिगर ऑफ मेरिट बोलते हैं। G इज इक्वल टू K अपॉन NBA। अब है बच्चों सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर कितना सेंसिटिव है, मतलब कितने छोटे छोटे वैल्यू को भी वो स्केल पे मेजर कर सकता है, उसको गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी बोला जाता है। अब ये सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी दो टाइप की है। करंट सेंसिटिविटी बच्चों डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, अल्फा क्या है डिफ्लेक्शन, आई है करंट, तो पर यूनिट करंट डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है, जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन उतना ही ज्यादा करंट सेंसिटिविटी। तो आई एस इज इक्वल टू अल्फा अपॉन आई, यहाँ पर हम अल्फा की वैल्यू रख देंगे, अल्फा इज इक्वल टू NBAI अपॉन के। तो ये हमने अल्फा की वैल्यू रख दी, आई से आई कैंसिल हो जाता है, तो NAB अपॉन के ये बचता है। तो करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करने के लिए हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज कर दें, एरिया इंक्रीज कर दें, मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ K को डिक्रीज कर दें। ऐसे पूछ लिया जाता है कि हाउ करंट सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज्ड। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी,
इट इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज अल्फा अपॉन वी। अब वी को पहले हम आई आर रख देंगे, फिर हम अल्फा की वैल्यू रखेंगे। तो अल्फा की वैल्यू एन ए बी आई अपॉन के, तो ये तो अल्फा हो गया, अपॉन में आई आर है तो ये आई आर रख दिया, आई से आई कैंसल, तो एन ए बी अपॉन के आर। ये वैल्यू वोल्टेज सेंसिटिविटी की आ गई। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि वोल्टेज सेंसिटिविटी अब ये आई एस अपॉन आर हो गया, क्योंकि इतनी वैल्यू एन ए बी अपॉन के वो तो आई एस की वैल्यू है, इसलिए वी एस इज इक्वल टू आई एस अपॉन आर। ये रिलेशन आ गया करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी में। बच्चों यहाँ कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहे हैं कि करंट सेंसिटिविटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो ये हमने अभी देख ही लिया। वोल्टेज सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए बच्चों, इंक्रीजिंग आई एस मे नॉट नेसेसरीली इंक्रीज द वोल्टेज सेंसिटिविटी। ऐसा नहीं है कि करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज कर दी तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इसके फॉर्मूले में हम देख रहे हैं अपॉन में आर आता है। तो अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ टर्न जैसे डबल कर दिए तो उससे रेजिस्टेंस भी डबल हो जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिखाया हुआ है कि जब नंबर ऑफ टर्न्स डबल हो गए तो रेजिस्टेंस भी डबल हो गया, बात वहीं की वहीं रही, एन ए बी अपॉन आर। तो आई एस को इंक्रीज करने से ऐसा जरूरी नहीं है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। अब है बच्चों कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर एंड वोल्टमीटर। बच्चों गैल्वेनोमीटर को अमीटर में और वोल्टमीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो पहले देखते हैं गैल्वेनोमीटर एज एन अमीटर। तो गैल्वेनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट लगा देते हैं। शंट होता है बच्चों स्मॉल रेजिस्टेंस। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगा दिया कि ये है गैल्वेनोमीटर और यहाँ इसके पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगा दिया जिसको बोलते हैं शंट। इससे क्या होता है कि आने वाला करंट अब आगे आके डिवाइड हो जाता है। ये है स्मॉल रेजिस्टेंस तो ज्यादा करंट इसके थ्रू पास हो जाता है और गैल्वेनोमीटर सेफ बच जाता है। जिस रेंज का अमीटर बनाना है उसके हिसाब से ही यहाँ पर करंट को डिवाइड कर लिया जाता है, मींस शंट उसी के अकॉर्डिंग लगाई जाती है। तो अब यहाँ देख लेते हैं कि शंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए किस रेंज के लिए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में है शंट, ठीक है। पैरेलल में क्या सेम रहता है, वोल्टेज। वोल्टेज ऑफ गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू वोल्टेज ऑफ शंट। पैरेलल में V कांस्टेंट, तो V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। तो शंट के लिए करंट कितना होगा, टोटल करंट I है और I में से IG माइनस हो गया क्योंकि इतना गैल्वेनोमीटर के थ्रू निकल गया, तो बचा कितना I माइनस आई जी। तो I माइनस आई जी इंटू एस, और इधर ये गैल्वेनोमीटर के लिए रेजिस्टेंस हमने माना इसमें आर जी रेजिस्टेंस है, ये यहाँ पर आर जी है, यहाँ से एस की वैल्यू निकाल ली। तो अब ये पता चल जाता है कि कितने रेंज के लिए, अब जैसे आई है ये टोटल करंट जो आ रहा है। ये तो हो गया बच्चों कि किस तरह से गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट आपको लिखा दिख रहा होगा कि अमीटर इज यूज्ड टू मेजर करंट सो इट हैज लो रेजिस्टेंस, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्टमीटर। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों हाई रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में लगा दिया जाता है। ये है गैल्वेनोमीटर और यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस आर लगा दिया गया गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में। तो ये जो अरेंजमेंट है ये बन जाता है वोल्टमीटर। अब ये दोनों सीरीज में है तो हम वैल्यू ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है ये कितना लगाना चाहिए किस रेंज के वोल्टेज के लिए। यहाँ सीरीज में करंट सेम रहता है, तो करंट सेम रहता है तो इसलिए I इज इक्वल टू आई जी। अब यहाँ हम देख सकते हैं आई जी की वैल्यू, आई जी इज इक्वल टू वी अपॉन आर इफेक्टिव या आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जी और आर का। तो आर इफेक्टिव ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस और जो हाई रेजिस्टेंस लगाया उसका इक्विवेलेंट है, तो वी अपॉन आर प्लस आर जी आ जाएगा। तो यहाँ से हम R की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं कि हाई रेजिस्टेंस कितना लगाना चाहिए वोल्टेज की रेंज के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। काफी टाइम लग गया इसमें क्योंकि इसमें डेरिवेशन काफी ज्यादा है, इसलिए वीडियो काफी बड़ी हो गई, लेकिन फिर भी आप इसको अपने अकॉर्डिंग 2 पार्ट में 3 पार्ट में देख सकते हैं और इनसे रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।